आशा से आकाश थमा है, श्वास तंतु कब टूटे। और आप सबकी आशाएं हैं और हम सब लोग उन आशाओं के ऊपर खरे उतरने के प्रयास में हैं। और इसी श्रृंखला में आज लेकर के आए हैं आपके बीच आपका महामैराथन सीरीज में वितान को लेकर के आए हैं आज आपके बीच। और वितान की पूरी चर्चा आज हम आपके साथ करेंगे। देखिएगा दोस्तों, पहला ही चैप्टर जो है आपका सिल्वर वेडिंग, जिसके केंद्रीय चरित्र हैं यशोधर बाबू जी। यशोधर बाबू एक ऑफिस में बैठते थे जिसके बारे में ये दिखाया जा रहा है। और ये सेलिब्रेशन बन रहा है इनका सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी। जिस तरीके से आप ये चित्र देख सकते हैं सेलिब्रेशन का चित्र है। सिल्वर वेडिंग पाठ का नाम ही है और सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी मनाई जाती है, उसका सेलिब्रेशन पूरा का पूरा किया जा रहा है। सीधे सीधे चैप्टर की ओर चलते हैं। यशोधर बाबू के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इस पाठ के केंद्रीय चरित्र हैं यशोधर बाबू। सिल्वर वेडिंग पाठ का नाम है, पाठ का नाम है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग का अर्थ क्या होता है? सिल्वर वेडिंग, वेडिंग का अर्थ शादी, शादी की 25वीं सालगिरह को कहते हैं सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी या सिल्वर वेडिंग, ठीक है ना। आपने एक शब्द सुना होगा हीरक जयंती, डायमंड जुबली जो होती है, ठीक है। उसी प्रकार जब किसी भी चीज़ का 25वां सेलिब्रेशन करते हैं तो उसके लिए प्रीफिक्स का यूज करते हैं सिल्वर का, ठीक है। सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही है किसकी? यशोधर बाबू की। एक व्यक्ति है, लेखक हैं पाठ के मनोहर श्याम जोशी जी और मुख्य पात्र हैं इसका यशोधर पंत। और गद्य की विधा कौन सी है? ये पाठ कहानी, एक लंबी कहानी एनसीईआरटी में लिखा है, केवल कहानी भी लिख सकते हो, ठीक है। यशोधर बाबू के बारे में समझिए। ये कुमाऊं में रहते थे, कुमाऊं के रहने वाले हैं यशोधर बाबू। और शिक्षा कितनी है? मैट्रिक पास है। मैट्रिक पास, मैट्रिक कहते हैं कक्षा 10वीं को। मैट्रिक कहाँ से पास किया? रैमजे स्कूल अल्मोड़ा से, रैमजे स्कूल अल्मोड़ा से। वर्तमान में कौन से पद पर थे जब पाठ की चर्चा की गई है? सेक्शन ऑफिसर थे, सेक्शन ऑफिसर थे। और जब ये आए थे नौकरी की तलाश में दिल्ली, तो इनको एज कम होने के कारण, इनकी उम्र कम होने की वजह से इनको बॉय सर्विस में भी नहीं लगाया जा सका था। और एक व्यक्ति थे किशनदा, जिनको ये कहते थे, कृष्णानंद पांडे उनका नाम था। उन्होंने इनको अपने यहाँ शरण दी थी और अपने मेस में रसोईया बना करके रख लिया था। और 50 रुपये भी दिए थे ताकि रुपये घर भेज सके और अपने लिए कपड़े बनवा सके, ठीक है। इनके आदर्श व्यक्तित्व कौन है? आदर्श व्यक्ति हैं कृष्णानंद पांडे, जिनको किशनदा कहते थे। विवाह उनका हुआ था 8 फरवरी 1947 को, 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है उसकी। और वही बताया जा रहा है, बीच में इन्होंने एक बार कहा था कि लेट मी टेल यू आई वॉज मैरिड ऑन 8 फरवरी 1947, ठीक है ना। बच्चे हैं इनके 4, जिसमें से 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। 3 बेटे हैं, उनमें बड़ा बेटा है जिसका नाम है भूषण और एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है। और इसको नौकरी जो है, 2nd क्लास BA पास है ये भूषण। और इसको नौकरी बताते हैं कि इनकी पत्नी का चचेरा भाई जो है गिरीश, इनका साला जो है, उसने इनको नौकरी दिलवाई है। गिरीश भी इनको उछाट लगता है, उनको लगता है कि समहाउ इम्प्रॉपर इसकी जो तनख्वाह है अभी 1,500 रुपये प्रतिमाह। और ये पाठ बहुत पहले लिखा गया, उस समय 1,500 रुपये प्रतिमाह जो है वो एक अच्छी खासी तनख्वाह होती थी। यशोधर बाबू रिटायर होने को आए अच्छी खासी नौकरी से, तब इनकी तनख्वाह 1,500 रुपये प्रतिमाह है। और इनके बेटे की 1,500 रुपये प्रतिमाह तनख्वाह शुरुआत में ही है। तो इनको समहाउ इम्प्रॉपर, यानी कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं लगता है, इसमें कुछ ना कुछ कालापन लगता है, कुछ ना कुछ दाल में काला लगता है, ठीक है। और 1,500 रुपये प्रतिमाह वेतन है। दूसरा बेटा जो है दूसरी बार IAS की परीक्षा दे रहा है, दूसरी बार IAS की तैयारी कर रहा है, पहली बार में नहीं हो पाया था। पिछले साल इसका एलाइड सर्विसेज की सूची में नाम आ गया था, हालांकि थोड़ा नीचे नाम आया था, लेकिन इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया, इसका सही कारण आज तक यशोधर बाबू को खुद भी नहीं पता, ठीक है। तीसरा बेटा जो है स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका चला गया है। कहाँ चला गया है? अमेरिका, जिसे अमेरिका कहते हैं, ठीक है। बेटी एक है, तमाम प्रस्तावित वरों को अस्वीकार कर चुकी है। कई सारे घर इसके लिए ढूंढे गए, उनको मना कर चुके हैं कि हम इनसे विवाह नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि उच्चतम शिक्षा हेतु, डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा हेतु अमेरिका जाने की धमकी भी दे रही है, खुद भी अमेरिका जाना चाहती है, ठीक है। अब समझिए यशोधर बाबू का ताकिया कलाम था समहाउ इम्प्रॉपर। बहुत सारी चीज़ों में इनको कुछ ना कुछ इम्प्रॉपर लगता था। और ये कहानी जो है पीढ़ी के अंतराल की कहानी है। ये कहानी दर्शाती है कि किस प्रकार से लोग जो हैं अपनी मान्यताओं, अपनी परंपराओं और अपने आदर्शों को लेकर के चलते हैं, लेकिन नई पीढ़ी आने पर, नई कोपलें आने पर उनकी जो मान्यताएं हैं वो बदल जाती हैं, उनके जो तौर तरीके हैं वो बदल जाते हैं, वो उनकी ट्रेडिशन से मेल नहीं खा पाते, उनकी मैटर ऑफ चॉइस अलग होती है, उनके पूर्वजों की अलग होती है।
तो कई सारे लोग तो होते हैं वो अपने बच्चों में ढल जाते हैं और नई रीति रिवाजों में ढल जाते हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो उनके साथ ढल पाने में, समय के साथ बदल पाने में असमर्थ होते हैं। तो उनको नई कोपलों में, नई खेल में, नई पीढ़ी में और नए जो मॉडर्न जो रिवाज है और नया तौर तरीका है उसमें कुछ समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। उसी की कहानी है, समहाउ इम्प्रॉपर जो है, इम्प्रॉपर से क्या कभी प्रॉपर बन पाएगा या कभी या बाद में भी ये इम्प्रॉपर ही रहेगा, ठीक है ना। तो यशोधर का ताकिया कलाम क्या है, समहाउ इम्प्रॉपर। ओटी आ सकती है। यशोधर का रिटायरमेंट के समय वेतन 1,500 रुपये प्रतिमाह है, लेकिन बेटे का 1,500 शुरुआत में ही है। यशोधर देखिए दरअसल गोल मार्केट रहते हैं, गोल मार्केट में यशोधर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, गोल मार्केट में। घर से दफ्तर तक पैदल जाते हैं, तो घर से दफ्तर तक पैदल जाते हैं। पहले गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट, यानी सेक्रेटेरिएट होता है सचिवालय को कहते हैं, सेक्रेटेरिएट कहते हैं सचिवालय को, ठीक है। सचिवालय में नहीं, जहाँ नौकरी करते थे। पहले साइकिल से जाते थे, पहले जाते थे गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट, यानी अपने गोल मार्केट जो घर था इनका, सेक्रेटेरिएट जहाँ पे नौकरी करते थे, पहले साइकिल से जाते थे, अब पैदल जाते हैं। और साइकिल से जाते थे पहले, और लड़कों ने कहा कि साइकिल तो नौकर चलाते हैं, साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, इसलिए लड़कों ने कहा स्कूटर का प्रबंध करवा देते हैं। लेकिन स्कूटर जो है यशोधर को बेहुदा सवारी मालूम पड़ती है, निहायती बेहुदा सवारी, इसलिए ये स्कूटर लेते नहीं है, कार अफोर्ड नहीं करते, इसलिए पैदल ही जाते हैं, ठीक है, इसलिए पैदल ही जाते हैं। अगला देखिए, किसंदा के बारे में समझिए, जो यशोधर के बहुत खास हैं, यशोधर के कह सकते हैं कि आदर्श व्यक्तित्व हैं। किसंदा डीआईजेड एरिया में रहते थे, दिल्ली में जो डीआईजेड एरिया है। यशोधर को सहारा दिया था इन्होंने। यशोधर बाबू जब कुमाऊं से, अपने पहाड़ी क्षेत्र से दिल्ली में नौकरी की तलाश में आए थे, तो किसंदा जो थे वो समाज सेवी व्यक्ति थे। किसंदा ने अपने जीवन में कभी भी शादी नहीं की थी, समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। और जहां नौकरी करते थे वहीं अपने नीचे अन्य जो प्रतिभाशाली बालक होते थे उनको भी नौकरी दिलवा दिया करते थे, और यशोधर को भी नौकरी इन्होंने ही दिलवाई थी। कोशिश करने पर भी यशोधर की उम्र कम होने के कारण इनको बॉय सर्विस में जब नहीं लगाया जा सका, तो इन्होंने इनको मेस की रसोईया बना करके रख लिया, और 50 रुपये भी दिए, 50 रुपये भी दिए, और बाद में ताकि अपने कपड़े बनवा सके और रुपए घर भेज सके। 50 रुपए से कपड़े बनवा सके और घर भेज सके। आज की डेट में लग रहा होगा कि कैसे 50 में कपड़े बनवा सकते हैं, लेकिन उस समय 50 की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। और होता क्या है कि यशोधर को सहारा इन्होंने दिया था, और यशोधर जैसे कई सारे बालकों को इन्होंने सहारा दिया था और उनकी नौकरी लगवाई थी, ठीक है। यशोधर को भाऊ कहते थे, यशोधर से इनका विशेष लगाव था, और यशोधर का इनसे विशेष लगाव था। भाऊ का अर्थ होता है बच्चा, भाऊ का अर्थ होता है बच्चा। प्रश्न आ सकता है भाऊ का अर्थ क्या होता है, बच्चा, भाई नहीं बच्चा, ठीक है, कई सारे कंफ्यूज हो सकते हैं। रिटायरमेंट के 6 महीने बाद इनको क्वार्टर खाली करना पड़ा। इनका 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था डीआईजेड एरिया में। कितने बेडरूम वाला, 3 बेडरूम वाले क्वार्टर हुआ करता था, ठीक है। कुछ समय राजेंद्र नगर में किराए पर कमरा लेकर के रहे, किराए पर मकान क्वार्टर लेकर के रहे, लेकिन गांव लौट गए। बाद में गांव लौटकर साल भर बाद इनकी मृत्यु हो गई, और जो हुआ होगा से मृत्यु हो गई, यानी कि मृत्यु का कोई खास, कोई स्पेशल और कोई सटीक कारण किसी को मालूम नहीं पड़ा कि इनकी मृत्यु क्यों हुई। और कई सारे लोग कहते हैं कि ज़्यादा दिनों तक जो बुढ़ा था वो पेंशन खा नहीं पाया। कई बार एंड्रयूगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड में D2 टाइप क्वार्टर मिलने की जो अच्छी खबर है वो यशोधर बाबू को आई थी, किसंदा को नहीं। यशोधर बाबू को कई बार एंड्रयूगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड, ऐसी जो अच्छी अच्छी विकसित कॉलोनीज थी वहां पर D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर आई इनकी पद की गरिमा के अनुरूप। लेकिन इन्होंने वहाँ मकान लेने से, वहाँ क्वार्टर लेने से मना कर दिया, क्योंकि इनको अपने गोल मार्केट से विशेष लगाव था, ठीक है। साथियों ने, किसंदा के साथियों ने क्या किया था, ग्रीन पार्क, हौज खास, कैलाश, ऐसी अच्छी अच्छी जगहों पर किसंदा के जो साथी थे उन्होंने ग्रीन पार्क, हौज खास, कैलाश, ऐसी अच्छी अच्छी जगहों, अच्छी अच्छी कॉलोनीज में अपने मकान बनवा रखे थे। लेकिन जब किसंदा रिटायर हुए, जब किसंदा को क्वार्टर खाली करना पड़ा रिटायरमेंट के 6 महीने के बाद, तब क्या हुआ कि इनको किसी मित्र ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम्हारे मतलब कोई नहीं है, तो तुम मेरे यहाँ पर रुक जाओ, मेरे साथ रहो और मेरे घर पर रहो, किसी ने नहीं कहा। यशोधर भी कहना चाहते थे, उनके परिवार से थोड़ी इनकी अनबन चलती थी, इसलिए यशोधर ने भी ऐसा कहना उचित नहीं समझा। इसलिए कुछ समय किसंदा राजेंद्र नगर में किराए पर क्वार्टर लेकर के रहे, और उसके बाद में वो कहाँ चले गए, अपने गांव चले गए, और गांव में जाने के 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और किसंदा कहते थे कि जिसे फूंक मार कर न पीना पड़े वो चाय ही कैसी है। और यशोधर के यहाँ शाम को, दोपहर नहीं शाम को 4 बजे
हर रविवार शाम को 4 बजे यशोधर के यहाँ पर किशनदा आते थे, उनके यहाँ पे चाय पीते थे और उनको भाऊ कह करके बुलाते थे। ठीक है, अब समझो यशोधर की ऑफिस के बारे में। और जहाँ से ये पार्ट शुरू हुआ है वो समझो, असिस्टेंट ग्रेड में, सीधे असिस्टेंट ग्रेड में भर्ती हुआ था चड्ढा। कौन हुआ था? चड्ढा जो था, चड्ढा नाम का जो एक एम्प्लॉय था, वो सीधा सीधा असिस्टेंट ग्रेड में भर्ती हुआ था डायरेक्ट। और वही कहता है कि सारी जो पार्ट है वो वहीं से शुरू होता है कि पहले आउट ट्रे में सारी फाइल्स को डाल करके और वो टाइम देखते हैं, एक नज़र अपनी माताओं पर डालते हैं। कौन? यशोधर बाबू। होता क्या है कि यशोधर बाबू जो थे अपनी काम के बड़े पाबंद थे, अपनी नौकरी को पूरी शिद्दत से और पूरी ईमानदारी से करते थे। ठीक है ना। तो जो भी काम होता था पूरा निपटा करके जाते थे, ओवर टाइम भी ले लेते थे। तो जब वो ओवर टाइम लेंगे तो उनके मातहत किसको कहते हैं? मातहत कहते हैं नौकर को, मातहत कहते हैं नौकर या असिस्टेंट को। ठीक है ना, असिस्टेंट को कहते हैं नौकर। ठीक है, मातहत। ठीक है, तो मातहतों को भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। ठीक, तो होता क्या है कि वो भी ज़्यादा समय तक काम करते थे और नज़र डालता है। तो चड्ढा जो है मजाकिया ढंग में, व्यंग के अंदाज में उससे पूछता है कि आपकी चूनेदानी का क्या हाल है? किसका? आपकी चूनेदानी का क्या हाल है? घड़ी को चूनेदानी कह रहा है, उसको बड़ा बुरा लग गया। उसने कहा कि ये घड़ी मुझे जो है मेरी शादी में मिली है, इसलिए उसको चूनेदानी कहना जो है नागवारा गुजरा यशोधर बाबू को। और फिर उन्होंने कहा कि मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। ये वो लास्ट में वो कहता है चड्ढा कि आज तो आपकी शादी के 25वीं सालगिरह है, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। तो ये सब चलता है। भगवान दास जो था वो चपरासी था। यशोधर ने चड्ढा को 30 रुपये दिए थे। जब वो कहता है कि सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी आज आपकी, तो कुछ ना कुछ पार्टी कीजिए, तो 10 रुपये निकाल करके दे देता है चाय पानी के लिए। 10 रुपये से कहता है कि क्या ही आता है, तो 10-10 के 2 नोट और बाद में दे देता है, कुल 30 रुपये। ठीक है, पहले 10 फिर 10-10। ठीक, और घड़ी जो थी वो शादी में मिली थी। घड़ी किस में मिली थी? शादी में मिली थी। यशोधर ने चड्ढा को टोटल 30 रुपये दिए और इसने भगवान दास से 30 रुपये लेकर के कहा, भगवान दास जाओ कुछ लेकर के आओ चाय पानी। और उसके बाद में यशोधर ने रुकने से मना कर दिया, कहा कि मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन ये रुपये ले जाओ। ठीक है, यशोधर दफ्तर से प्रतिदिन बिड़ला मंदिर जाते थे। बिड़ला मंदिर जाते थे, उसके उद्यान में बैठ कर के ध्यान करते थे। ठीक है, उद्यान में बैठ कर के ध्यान करते थे। ये भी उनके परिवार वालों को स्वभाव इम्प्रॉपर लगता था, उनके परिवार वालों को ठीक नहीं लगता था। कहते थे कि ध्यान वगैरह ये तो वृद्ध लोग करते हैं, अभी तो पिताजी की इतनी आयु नहीं हुई है। लेकिन यशोधर को लगता था इनको क्या दिक्कत है, इनको क्या तकलीफ है हमसे। यशोधर की ऐसी आकांक्षाएं थी, यशोधर ऐसा सोचते थे कि मेरे बच्चे जो हैं मुझसे थोड़ी बहुत मदद लें, मुझसे सलाह मांगें, है ना, जॉइंट अकाउंट खुलवाएं मेरे साथ, हर काम में मेरी सलाह लें। लेकिन बच्चे ऐसा करते नहीं थे, बच्चे अपने आप को सर्वज्ञ मानते थे। तो इन्हीं सब को लेकर के उन दोनों में अनबन सी रहती थी और उनमें बनती नहीं थी आपस में। ठीक है, अब देखिएगा, भूषण 2nd क्लास BA है, समय प्रॉपर लगता था। और घर गए, बिड़ला मंदिर के बाद घर गए, घर में सिल्वर वेडिंग का फंक्शन चल रहा था, सेलिब्रेशन हो रहा था। तो वो एकदम से हक्के बक्के हो गए। उनको लगा कि यार हमारे घर में तो ये सब होता ही नहीं है, और उसमें लिखा था हैप्पी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी YD पंत ये सब। तो उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी और के घर पर आ गया हूँ। ठीक है, तो बाद में जाकर के देखा कि उनका बड़ा बेटा वगैरह भूषण है वहाँ पर, और कई सारे लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, किशनदा से तमाम लोग। तो वहाँ होता क्या है, एक तो बड़ा बेटा भूषण होता है 2nd क्लास BA, और कई सारे लोग वहाँ पे उसके मित्र वगैरह पार्टी में आए। 2 लोगों के बारे में समझिए। एक है चंद्रदत्त तिवारी, इसी साल SAS की परीक्षा पास की है, इसी साल SAS की परीक्षा पास की है, और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। चंद्रदत्त तिवारी जो है दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। और एक है गिरीश, गिरीश जो है यशोधर का साला लगता है, यानी कि यशोधर की पत्नी का चचेरा भाई है, और यशोधर को भारी ओछाट यानी कि ओछेपन का धनी, ओछाट बोलते हैं, ओछेपन का धनी, ओछेपन का धनी मालूम पड़ता है। किसको? यशोधर बाबू को। ठीक है, यशोधर को केक काटना बचकानी बात लगती है। ठीक है, पद्मासन में बैठ करके ध्यान लगाते हैं और नीला बिंदु देखने की कोशिश करते हैं, परंतु नीला बिंदु तो दिखता नहीं है। और बार बार इनको उनके घर वाले कहते हैं कि आओ केक काटो, सेलिब्रेशन करो, लेकिन वो करते क्या हैं कि उनको बार बार किशनदा की याद आ जाती है। उनको सेलिब्रेशन में कोई भी मतलब कि ताल्लुक नहीं है और उससे कोई मज़ा नहीं उनको आ रहा। उधर बार बार ध्यान लगा करके नीला बिंदु देखने की कोशिश करते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं। केक काटने से पहले वो मानते हैं कि केक में अंडा होता है। केक में क्या होता है? अंडा। केक में, माफ कीजिए, वो मानते हैं कि केक में
अंडा होता है, इसलिए वो केक नहीं काटना चाहते, लेकिन घर वाले बार बार केक काटने के लिए उनको बुला रहे हैं, इसलिए वो ध्यान लगा करके बैठ गए और पद्मासन की स्थिति में ध्यान लगाकर नीला बिंदु देखने की कोशिश करते हैं, परंतु बार बार उनके ध्यान में उतर करके किसंदा आ जाते हैं और किसंदा जो है अकेलेपन का ठठराग आमादने पर ठठराग अलापने पर बार बार आमादा मालूम पड़ते हैं। और किसंदा बार बार उनके ध्यान में उतर करके कहते हैं कि सबकी मृत्यु इसी जो हुआ होगा से होती है, तुम्हारी भी मृत्यु इसी जो हुआ होगा से होगी। मृत्यु का कारण नहीं पता होगा। ये जो तुम्हारा बेटा भूषण बहुत उछल रहा है अभी, ये भी इसकी भी बड़ी दुर्गति होने वाली है। सबको एक बुरी गति पर बाद में जाना है, ठीक है। और ऐसी कई सारी बातें चलती हैं भूषण। और फिर जब चलता है सेलिब्रेशन वगैरह होता रहता है सिल्वर वेडिंग का, और होता क्या है कि केक काटने के लिए मना करने पर भी बाद में बच्चियां उसकी बेटी जो है उठा ले जाती है। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि कपड़े अब रिश्तेदार तो निकल गए हैं, तो मुझे कपड़े बदलने की क्या जरूरत है, यही कपड़े पहन करके जाता हूँ। तो उसकी बेटी एकदम से झल्ला उठती है कि रिश्तेदार चले गए तो ये थोड़ी मतलब है कि कुछ भी पहन करके चले जाओगे। तो वो कहता है कि फिर वो चला जाता है बेटी वगैरह की सुलह पर। कुल मिलाकर के परिवार से बड़ी अनबन थी उसकी, ठीक है। वो अपने पुराने आदर्शों को लेकर के चलता है, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य वो कुछ अपनी नई तौर तरीकों को लेकर के आए हैं। उसकी पत्नी जो है वो तो बच्चों के साथ ढल गई है, वो तो बच्चों के साथ मॉडर्न हो गई है, लेकिन यशोधर जो है वो अपनी परंपराओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते। यशोधर के मन में और जहन में उनकी परंपराएं जो हैं रची बसी हैं, ठीक। ये सब चलता है। और बाद में समझिए किसंदा किस वेशभूषा में बार उनके ध्यान में आते थे। ऐसा लगता था ध्यान में किसंदा आए हैं, कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने हैं, सिर पर विलायती टोपी और पाँव में खड़ाऊं और हाथ में डंडा धारण किए हैं। हाथ में क्या धारण किए हैं? डंडा धारण किए हैं, ठीक है। और बाद में क्या होता है कि ये होता है यशोधर गिरीश जो था इसी ने नौकरी दिलवाई थी यशोधर के बड़े बेटे भूषण को, और ये कहता है कि ये बड़ा ओछा है, ये बड़ा ओछाट यानी ओछेपन का धनी है। और लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि इसने तुम्हारे बड़े बेटे की ज़िंदगी बना दी है, सेकंड क्लास बीए पास बेटे की ज़िंदगी बना दी इतनी बड़ी विज्ञापन कंपनी में नौकरी दिलवा करके। और ये मार्केटिंग मैनेजर है। गिरीश खुद कौन है? मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है। और अंत में जब सेलिब्रेशन चलता है तो बाद में वो चला जाता है केक काटने के लिए, और ये सब होता है। बाद में उपहारों की बारी आती है, और उपहार जब खोल के देखता है तो सबसे पहले उसके बड़े बेटे ने जो उपहार दिया था वो देखा उसने, और निकाला तो देखा कि बड़े बेटे भूषण ने उसको ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया हुआ था, ऊनी ड्रेसिंग गाउन। और कहा दे करके कि पिताजी आप प्रतिदिन दूध लेने जाया करते हैं और आपको सर्दी लगती होगी दूध लेने जाते हो, तो अब ऐसा करिएगा, अब आप ये ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहन करके जाइएगा तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। तो यशोधर बाबू को ये बात बहुत खटक गई, यशोधर बाबू को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। यशोधर कहते हैं कि इसने मुझे ऊनी ड्रेसिंग गाउन तो दे दिया, इसने ये तो कह दिया कि पिताजी दूध लेने जाइए आपको सर्दी नहीं लगेगी, लेकिन इसने दूध लेने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं संभाली। इसने ये नहीं सोचा, यशोधर सोचते हैं अपने मन में, इसने ये नहीं सोचा कि अब पिताजी की उम्र जो है वो अधिक हो गई है, अब दूध लेने इनको नहीं भेजना चाहिए। ये सब इनको थोड़ा सा समहाउ इम्प्रॉपर मालूम पड़ता है। इम्प्रॉपर से प्रॉपर क्या ये बातें बन पाएंगी? क्या ये इम्प्रॉपर ही रहेंगी? पीढ़ी के अंतराल को दर्शाने में, समझाने में ये पाठ बड़ी बेजोड़ भूमिका अदा करता है, निभाता है। और इसी के साथ ये पाठ जो है वो आपका खत्म होता है। एक दो क्वेश्चन कौन से कर सकते हो? 2022 में आया हुआ था, यशोधर की पत्नी जो है बच्चों के साथ ढल पाने में सफल हो गई है, लेकिन यशोधर समय के साथ नहीं ढल पाए हैं। कैसे मतलब या विवेचना कीजिए तो लिख सकते हैं कि पत्नी जो है बच्चों के साथ में ढल गई है और बच्चों के रीति रिवाजों से मतलब कि बच्चे जैसा करते हैं और उसी प्रकार से पत्नी भी वही क्रियाकलाप करने लगती है। परंतु यशोधर जो हैं वो अपनी परंपराओं को त्यागने के लिए तैयार नहीं है और अपनी परंपराओं के अनुसार ही चलते हैं और अपने जो मतलब कि पुराने रीति रिवाज हैं उन्हीं के अनुसार चलते हैं। बिड़ला मंदिर में जाते हैं, उद्यान में ध्यान लगाते हैं, केक काटना जो है वो इनको बचकानी बात मालूम होती है। ये सब चीज़ें जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स पर ध्यान दीजिए, बार बार इसीलिए फैक्ट्स ज़्यादा बताते रहते हैं। कोई भी आंसर लिखो, आंसर कितना भी आप इमोशनल बना दो, आंसर को कितना भी मतलब अच्छा कर दो, लेकिन उसमें 2-4 फैक्ट जरूर ऐसे डालो जो एकदम आपके आंसर की पुष्टि करें तथ्यात्मकता से, ठीक है। खैर बहरहाल कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लिख ही दोगे। वैसे क्वेश्चन जो है वैसा ही आ सकता है कि मतलब कि
एक सेकंड। वैसा प्रश्न आ सकता है आपका, कंसेप्चुअल आ सकता है, यानी कि एक छोटा सा प्रश्न आ सकता है, फैक्चुअली आ सकता है। आ जाए कि यशोधर के कितने बेटे थे, यशोधर की बेटी के बारे में बताइए, या किसंदा कौन थे, ऐसा प्रश्न आ जाए तो बड़े प्यार से कर दोगे बना बना करके, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसके ले लो। अगला पार्ट देखो, जूझ। ये काफी बड़ा पार्ट है दोस्तों, इसको बड़े शॉर्ट में किया है। जूझ पार्ट देखिए, जूझ पार्ट के शॉर्ट नोट्स हैं पूरे के पूरे। ये जूझ पार्ट को लिखा है आनंद यादव ने, आनंद यादव ने लिखा है जूझ पार्ट को। इनका पूरा नाम क्या था आनंद यादव का? आनंद रतन यादव, आनंद रतन यादव, आनंद रतन यादव। हिंदी अनुवाद किया है केशव प्रथम वीर ने, केशव प्रथम वीर ने। हिंदी अनुवाद किसने किया है? केशव प्रथम वीर, केशव प्रथम वीर ने हिंदी अनुवाद किया। मूल भाषा मराठी है पाठ की, पाठ मराठी में लिखा गया था, हिंदी में अनुवादित किया गया है, ठीक है। और क्या है कि ये विधा कौन सी है? जूझ का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो जूझ शब्द का अर्थ है संघर्ष, जूझ शब्द का अर्थ क्या है? संघर्ष। और विधा कौन सी है? आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश है, आत्मकथात्मक उपन्यास का अंश लिया गया है छोटा सा, ठीक है। लेखक का पिता है रत्नाप्पा, लेखक यानी आनंद यादव का पिता कौन है? रत्नाप्पा। ये मराठी के नाम है, रत्नाप्पा, गढ़पा वगैरह, ये कहाँ के हैं? मराठी भाषा के हैं, महाराष्ट्रियन, ठीक है। तो लेखक दादा कहकर के पुकारता है अपने पिता को, दादा कहकर के, रत्नाप्पा को, ठीक है। पाठ में कौन सी फसल की चर्चा की गई? ईख की, ठीक है। फैक्ट्स देखिए, विठोबा आड्ढा एक व्यक्ति था, वो धंधा कारोबार करते थे, जिसकी सीख आनंद के पिता उसे देते हैं, किसकी तरह धंधा कारोबार करने लगो। आनंद पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पिता उसे पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। आनंद पढ़ना चाहता है मगर उसके पिता उसे पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता था। दिवाली बीत जाने पर, क्या बीत जाने पर? दिवाली का त्योहार बीत जाता है, उसके बाद महीना भर ईख का कोल्हू चलाना होता था, ईख का कोल्हू चलाना होता था, ठीक है। अब देखिए, कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया, कोल्हू अगर जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती, ठीक है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है। जो ईख देर तक खड़ी रहती है उसके रस में पानी की मात्रा कम होती है। जो ईख ज्यादा देर तक खड़ी रहती है उसके रस में पानी की मात्रा कम होती है, सूख जाती है, वो परिपक्व, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है, उसमें पानी की मात्रा कम होती है, प्योरिटी आ जाती है। लेकिन जिसके कारण गुड़ ज्यादा निकलता है, पानी की मात्रा कम होती है तो गुड़ ज्यादा निकलता है उसमें, मगर दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए। इसलिए आनंदा के यहाँ जो था, या आनंद के यहाँ सबसे पहले कोल्हू शुरू होता था, पूरे गांव में सबसे पहले कोल्हू आनंद के यहाँ शुरू होता था। क्यों शुरू होता था? उसके पिता जो हैं वो ये सोचते थे कि भाई गुड़ ज्यादा निकले या ना निकले उससे उन्हें ज्यादा मतलब नहीं था। कुछ अलग अलग तरह के माइंडसेट वाले लोग होते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि गुड़ ज़्यादा निकलना चाहिए, प्योर निकलना चाहिए, ये सोचते थे कि कीमत ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में शुरू में देखा होगा आपने कि बाद में कीमतें जो हैं डाउन हो जाती हैं, शुरू में कीमतें हाई रहती हैं। तो शुरुआत में भले ही प्योरिटी कम होती थी, गुड़ कम निकलता था, लेकिन उसमें कीमत ज़्यादा मिल जाती थी, ठीक है। इसलिए सबसे पहले शुरू ये करते थे। अपने खेतों के गुड़ को 3 नंबर बताता है, और 3 तरह के गुड़ बताता है कि 3 तरह के गुड़ ईख से निकल रहे हैं। 1 नंबर सबसे प्योर, और 2 नंबर, 1 नंबर सबसे प्योर जो सबसे लास्ट तक जो ईख खड़ी रहेगी, ठीक है। फिर कुछ जो बीच में जल्दी काट ली उसमें 2 नंबर गुड़ निकलता है, और 3 नंबर गुड़ उसमें निकलता है जो सबसे एकदम से बहुत जल्दी काट ली उसमें से, ठीक है। इसलिए अपने खेतों के गुड़ को 3 नंबर बताता है। आनंद यादव 5वीं में, अब देखो उसकी पढ़ाई के बारे में क्या है। आनंद यादव 5वीं में एक बार फेल हो चुका, 5वीं में एक बार फेल हो चुका है ये बंदा, 5वीं में एक बार फेल हो चुका है। वह दोबारा 5वीं पढ़ रहा है, एक बार फेल हो चुका है 5वीं में, अब दोबारा 5वीं कक्षा पढ़ रहा है, और अब जनवरी का महीना है। लेखक के अनुसार अभी से 2 महीने अच्छी तरह तैयारी कर ली जाए तो 5वीं कक्षा पास कर सकता है।
जनवरी का महीना आ गया है, जो पाठ में बताया गया है। 5वीं कक्षा में क्या हो चुका है, एक बार फेल हो चुका है, दोबारा 5वीं में पढ़ रहा है, और जनवरी का महीना आ चुका है। मार्च से पेपर चालू होने वाले हैं, आपके तो होने ही वाले हैं, ठीक है। मार्च से पेपर चालू होने वाले हैं, जनवरी का महीना आ गया है, और ये दिन देखिए किस प्रकार से निकलते निकलते आपका भी समय आ गया बस पेपर का, ठीक है। इसकी चर्चा करते हैं। फिलहाल जनवरी का महीना है, मार्च से इसके पेपर चालू होने वाले हैं, और 2 महीने बचे हैं। अगर 2 महीने अभी से ढंग से पढ़ लिया जाए तो पास कर सकता है कक्षा 5वीं, और एक बार पहले से ही फेल हो चुका है तो ये साल इसकी बच सकती है बर्बाद होने से, ठीक है। क्योंकि पहले से 1 वर्ष बेकार जा चुका है। उसकी माँ उसे 7वीं कक्षा तक पढ़ाना चाहती है, किंतु पिता जो है बिल्कुल भी उसे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, पढ़ाना नहीं चाहता। और वो साफ कह चुका है, उसका पिता क्या कह चुका है, साफ साफ कह चुका है कि आनंद पढ़ लिख कर भी बालस्टर नहीं बन सकता। उसका पिता कह चुका है कि आनंद जो है वो पढ़ लिख कर भी बालस्टर नहीं बन सकता। कहते ना, आए पढ़ लिख के क्या बालस्टर बनवा रहे हो, मतलब कि पढ़ लिख करके क्या तुम क्या महान काम करने वाले हो, क्या पढ़ लिख करके झंडा उखाड़ लोगे। ये कई सारी कहावतें सुनी होंगी कई बार, ठीक है। तो कह रहा है कि पढ़ लिख करके भी बालस्टर नहीं बन सकता है, यानी पढ़ लिख करके भी बहुत कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आनंद जो है, आनंद से खेतों के काम करवाता है, और स्वयं पूरा दिन कहाँ पे गुजार देता है, रखमाबाई के कोठे पर। पूरा दिन रखमाबाई के कोठे पर गुजार देता था। रखमाबाई कौन थी, रखमाबाई थी थोड़ी, आप समझ सकते हैं कि नचनिया थी रखमाबाई, ठीक है। एक सीरियल आता है भाभी जी घर पर है, उसमें एक पात्र है गुलफाम कली, ठीक उसी प्रकार से थी रखमाबाई। रखमाबाई के कोठे पर, वहां कोठा चलता था उसका, पूरा दिन उसका पिता उस कोठे पर गुजार देता था, और अपने बच्चे से, अपने बेटे से खेती के काम करवाता था। माता शत्रु पिता बैरी, ये ना पठनते बाल कहा। ऐसी हालत यहां पर वास्तव में देखने को मिल रही है, ठीक है। एक दिन सभी लोग धूप में लेटे हुए थे। लेखक की मां धूप में कंडे थाप रही थी, वह बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। लेखक दोनों बात करके उसकी पढ़ाई के विषय में प्रतिष्ठित व्यक्ति दत्ताजी राव सरकार या देसाई सरकार, हर गांव में जानते हैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, फेमस होता है, सरपंच टाइप का, ठीक है। ऐसे ही उस गाँव के थे, उसके गाँव के कौन थे, दत्ताजी राव सरकार या देसाई सरकार। उनसे बात करने को कहा। उनसे क्या बात करने को कहा कि मेरी पढ़ाई कंटिन्यू करवाई जाए, पिताजी को अगर ये समझा दे तो हो सकता है। ऐसा होता है कोई ना कोई व्यक्ति जिसकी बात पूरा गांव मानता है, ठीक है। और उसे पूरी बात बताने पर, पूरी बात अब जाकर के बताती है मां, उसने लेखक के पिता को, किसने, दत्ताजी राव सरकार ने बुलवाया, और उसके पढ़ने की स्वीकृति दी गई। उसके पढ़ने की स्वीकृति दी गई। उससे कहा कि ठीक है तुम्हें पढ़ने दिया जाएगा, यानी कि वो राजी बाजी कर लिया। पिताजी से कह दिया कि ठीक है अब पढ़ने दिया जाए, थोड़ा बहुत उसको डांटा फटकारा। लेकिन बीच में संवाद क्या हुआ, बीच में पिता बताता है कि आनंद कभी कंडे बेचता है, कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, कभी सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है। आनंद जो है स्वीकार करता है कि हाँ, एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे, खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवाए और फिर उन्हें बेचकर कपड़े बनवाए। उन्हें बेचकर एक बार सिनेमा देखने गया था, उन्हीं पैसों से एक बार सिनेमा देखने गया था। माँ से कंडे थब्बाए, गोबर बीन बीन कर खेतों में, और उन्हें बेचकर एक बार सिनेमा देखने गया और उनसे कपड़े भी बनवाए। आनंद भी स्वीकार करता है। पिता कहता है कि इसकी कुछ गंदी आदतें हैं, इसलिए हम इसको भेजते नहीं है। मतलब कि ये बड़े थे देसाई राव सरकार, दत्ताजी सरकार, तो उनसे बातचीत होती है और वो उसको पढ़ने की अनुमति दिलवा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, पढ़ाई के लिए वो राजी तो हो गया, पिता जो है वो पढ़ाई के लिए राजी तो हो गया, लेकिन एक शर्त रख दी पिता ने कहा कि तुम पढ़ तो सकते हो, पिता ने कहा कि तुम पढ़ोगे तो, लेकिन एक शर्त पर जाओगे स्कूल, पढ़ने के साथ साथ खेतों का काम भी करवाना होगा। उसका पूरा टाइम टेबल बना दिया। क्या कहा कि खाना खाते खाते दादा ने वचन ले लिया कि आनंदा क्या करेगा, सुबह जागकर दिन निकलते ही खेत पर हाजिर हो जाएगा। सुबह जाग करके दिन निकलते ही कहाँ, खेत पर हाजिर हो जाएगा, ठीक है। 11 बजे तक खेत में पानी लगाएगा, ठीक। 11 बजे से 5 बजे तक विद्यालय या पाठशाला है, एक ओटी आ सकती है, आनंदा की पाठशाला, आनंदा की पाठशाला कितने बजे से कितने बजे तक थी, 11 से 5 बजे तक, 11 से 5 बजे तक, ठीक है। स्कूल से सीधे घर में बस्ता रख करके खेत पर घंटा भर ढोर चराएगा, यानी पशुओं को चराएगा। स्कूल से सीधे
खेत पर स्कूल से सीधे घर पर केवल बैग रखने आएगा और सीधा जाकर के खेतों पर ढोर चराएगा। खेत में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी या अपसेंट लगाएगा। ठीक है, देखो कितनी भयंकर भयंकर शर्तें लिखी गई। ऐसे ऐसे भी लोग पढ़ते हैं और एक हम लोग हैं जो कोई काम नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ते ही नहीं है। अब देखो लेखक क्या पहनकर गया था। पहले दिन जब लेखक गया स्कूल कई दिनों के बाद, तो क्या हुआ कि बालगुड़ी की लाल माटी, बालगुड़ी एक जगह है, बालगुड़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहन करके गया। गमछा पहन करके गया था स्कूल, तो उसका गमछा एक चब्भाण के लड़के ने खींच लिया। चब्भाण का लड़का बड़ा बदमाश टाइप का था, सबसे शरारती बच्चा था पूरी क्लास में, चब्भाण का लड़का। टीचर्स भी उससे तंग आ चुके थे। उसने इसका गमछा खींच लिया। गमछा किसने खींचा? चब्भाण के लड़के ने गमछा खींच लिया और कहा, क्यों बाबू आप तो नए नए आए हो क्लास में, ये वो। उसका थोड़ा मजा लेने लगे। और बाद में रडनौरे मास्टर का पीरियड था, रडनौरे मास्टर का, तो रडनौरे मास्टर ने दिला दिया गमछा। ठीक है, रडनौरे मास्टर ने पूछा किसका गमछा है, तो उसने कहा मेरा। उसने कहा क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा मैं जकाते। जकाते नाम बताया। क्या बताया था? जकाते। ठीक, ले लो स्क्रीनशॉट। कक्षा का माहौल देखो, जब वो पढ़ने गया तो क्या होता है। कक्षा में सबसे शरारती बालक था चब्भाण का लड़का, या गमछा खींचा था जिसने। होशियार लड़का था कक्षा का मॉनिटर बसंत पाटिल, शरीर से दुबला पतला था। कक्षा अध्यापक थे मंत्री मास्टर, जो कि गणित के शिक्षक थे, गणित पढ़ाते थे। मंत्री मास्टर कक्षा अध्यापक थे। हुस की आवाज़ करने वाले मास्टर थे रडनौरे। रडनौरे मास्टर जब बैठते थे तो एकदम उसे हुस की आवाज़ करते थे। ठीक है, इसी की नकल कर रहा था कौन? चब्भाण का लड़का जो था, उसने गमछा खींचा और गमछा पहन करके एकदम से मतलब कि उसकी नकल उतारने लगा रडनौरे मास्टर की, जिस प्रकार से वो हुस की आवाज़ करते थे गमछा उतार करके। ठीक है, आनंद का मित्र हो गया था बसंत पाटिल बाद में धीरे धीरे। लेखक ने कविता करना किससे सीखा था? सौंदलगेकर मास्टर से। ठीक है, बसंत पाटिल जो है, बसंत पाटिल के बारे में अब थोड़ा बताया है। इधर मत देखिए, ये थोड़ा गलती से आ गया है। बसंत पाटिल जो है स्वभाव से शांत था, हमेशा पढ़ने में लगा रहता था, दूसरों के सवाल भी जांचता था। मॉनिटर बनने की चाहत और पिछली साल बर्बाद हो जाने के ध्यान ने आनंद को एकाग्र बना दिया। आनंद को क्या कर दिया? एकाग्र बना दिया। और क्या हुआ था? क्या था कि मॉनिटर बनने की चाहत थी आनंद को भी, कि मैं भी मॉनिटर बन जाऊं। पिछली एक साल बर्बाद हो चुकी थी, उसको ऐसा लगता था कि यार मेरा एक साल बर्बाद हो चुका है। और उसके जहन में अब पढ़ने पढ़ाने की जो पूरी ललक थी वो बहुत रच बस चुकी थी। और इस सब बातों ने आनंद को एकाग्र यानी कि कॉन्सेंट्रेट कर दिया और वह बसंत पाटिल की तरह पढ़ने लगा। अब वह बसंत पाटिल की तरह पढ़ने लगा। अब वह भी बसंत के साथ अन्य बच्चों के सवाल जांचने लगा। बाद में शिक्षक उसे आनंदा कहकर पुकारने लगे। पहली बार किसी ने आनंदा कहा, कभी कभी माँ आनंदा कहती थी। वह सौंदलगेकर मास्टर की कविताएं, वह सौंदलगेकर मास्टर की कविताएं क्या कहता है, हाँ, वह सौंदलगेकर मास्टर की कई कविताओं को बहुत पसंद करता था। सौंदलगेकर मास्टर जो थे उनकी कविताओं को उसने कई बार याद कर रखा था। सौंदलगेकर मास्टर से कविताएं करना उसने सीखा। सौंदलगेकर मास्टर जो थे, नवा सौंदलगेकर मराठी के मास्टर थे। कौन थे? नवा सौंदलगेकर, और मराठी के मास्टर थे। उन्हीं से कविताएं करना सीखा। धीमे धीमे करके खुद भी कविताएं बनाने लगा, उनकी कविताएं सुन सुन करके। तो कुछ कविताएं उनको बड़ी अच्छी लगी सौंदलगेकर मास्टर को। तो मास्टर ने क्या किया कि बड़ी कक्षा के बच्चों के साथ, यानी कि 6वीं 7वीं कक्षा के बच्चों के सामने भी कविताएं सुनवाई उसकी, और विद्यालय के एक समारोह में भी उसकी कविता को सुनवाया। ये सब बड़ा मतलब कि अच्छा माहौल रहा। अनंत काडेकर की कविता की पहली लाइन क्या है? चांद रात पसरती पांडरी गया धरड़ी वरी। यह एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करड़ी जाति नामक छंद में था। उसे मास्टर की अपेक्षा ज्यादा विनय से गाया। किसने गाया? इसने, आनंदा ने। ठीक है, और मास्टर ने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने आनंद को बुलाकर गवाया और पाठशाला के एक समारोह में भी गवाया। कवि भी अपने जैसा ही हाड़मास का, लोभ क्रोध का मनुष्य होता है। ये बाद में आनंद लिखता है। आनंद को महसूस होता है कि वो सामान्य सा बालक था, धीमे धीमे करके अब वो
कवि बन चला, कविताएं लिखने लगा, उसकी ख्याति होने लगी, प्रतिष्ठा होने लगी, उसको कविताओं में मजा आने लगा। उसको महसूस होता है कि कवि अपने जैसा ही मनुष्य होता है, मेहनत करे तो कवि बन जाएगा। कविता कैसे लिखता था? खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। यानी नवाब सौंदलगेकर मास्टर का कितना प्रभाव था। सौंदलगेकर मास्टर जो थे अपने किस्से इसको सुनाते रहते थे कि भारत तांबे और इन सब से कवि केशव कुमार वगैरह से मिले थे, कैसे इन कवियों से मुलाकात हुई, कैसे कविताएं लिखी, उनके घर में कई सारे उपन्यास और कई सारे मराठी का साहित्य वगैरह रहता था। तो ये सब जो था तो क्या था कि मास्टर जो था नवाब सौंदलगेकर वो उसको सुनाता था और सौंदलगेकर की कविताएं सुन सुन करके इसको बड़ा इंटरेस्ट आता था। लय, गति, छंद, तुक ये सब को पूरे ध्यान और इत्मीनान के साथ सुनता था। जब सौंदलगेकर कविताएं सुनाता तो पूरा तल्लीन होकर के सुनता था आनंद यादव, और आनंद खुद भी उसी की तर्ज पर कविताएं लिखने का प्रयास करता। अब धीरे धीरे इसकी इतनी रुचि हो गई कविताएं लिखने में कि खीसा में यानी कि जेब में कागज और पेंसिल रखने लगा। अगर कागज पेंसिल ना होती तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा बना करके कविताएं लिखने लगता। या फिर कभी कभी क्या करता, हाँ देखिएगा, बसंत पाटिल स्वभाव से शांत था। ये पिछली स्लाइड आ गई है, कई थोड़ा सा इसमें माफ कीजिएगा। हाँ, लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था। कंठस्थ हो जाती थी जब तो मिटा देता था, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देता था। किसी रविवार अगर कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता था, और अगर कई बार सवेरा होने तक का धीरज टूट जाता तो रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखा देता था। इतनी सारी ललक उसकी जो है, नहीं इतनी उसमें है नहीं, इतनी ललक जग गई कि रात को ही कई बार दिखा देता था। मास्टर ने उसके दरवाजे पर छाई एक मालती की बेल पर मास्टर ने कविता लिखी थी। आनंद के भाई का नाम था गड़पा, खेत को मराठी में कहते हैं मढ़ा, ऐसे कह के मुख्य मैं पढ़ नहीं पा रहा क्या है, ठीक है। और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा सा बजता रहता है। मास्टर के घर में अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह रखे थे। मास्टर को पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी। मराठी के प्रख्यात कथाकार हैं डॉक्टर आनंद यादव। जूझ पाठ गद्य की कौन सी विधाएं, आत्मकथात्मक उपन्यास, यहाँ पे उसका एक अंश दिया गया है, ठीक है। पिछली कुछ स्लाइड रह गई हैं दोस्तों। बसंत पाटिल स्वभाव से शांत था, ये तो बता ही दिया है। अन्य बच्चों के सवाल जांचता और सौंदलगेकर मास्टर की कविताएं ध्यान से सुनता था और उनका अनुसरण करता था। सौंदलगेकर किस्से मुलाकात के किस्से सुनाते थे। कवि यशवंत, बाभ बोरकर, भारा तांबे, केशव कुमार, ये मराठी के नाम है, ये लोग थे। इनसे मिला था, इन कवियों से, उनके बताता था कि मैं इनसे कैसे मिला। आनंद कैसे कविताएं बनाता, सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति गति क्या होता है, कविता में रुकने और आगे बढ़ने के नियम और आरोह अवरोह के साथ ही के अनुसार ही गाता था, ठीक है। ये हो गया कविता कैसे लिखता था, ये हो गया, ठीक। चलो, तो क्या है कि अब धीरे धीरे करके उसकी इतनी रुचि जाग गई कविताओं में कि उसके मन में कोई मधुर बाजा सा बजता रहता। और पहले उसको अकेलापन बड़ा खटकता था, पहले उसको अकेलापन बहुत खटकता था कि यार अकेले कैसे रहें, लेकिन अब उसको अकेले रहना बहुत पसंद है। उसको ऐसा लगता है कि जितना अकेले रहेंगे उतना ही अच्छा है, जितना अकेले रहेंगे कविताओं को उतना तेज गा सकते हैं, उतना सुर के साथ, उतना उन्मुक्तता से कविताओं को गा सकते हैं। उसको अब ना तो अकेलापन खटक रहा है, उसके मन में एक मधुर बाजा सा बजता रहता है हमेशा। मास्टर से कई बार चर्चाएं करता है, नवाब सौंदलगेकर मास्टर से, जो कि मराठी के मास्टर थे। कविताओं के ऊपर चर्चा करता है, कविता में शुद्ध लेखन क्यों जरूरी है, कविता में अलंकारों का कैसे समन्वय बनाया जाए, और कविता में जो है कैसे छंदों का प्रयोग किया जाए, इन सब के ऊपर कई बार मास्टर से या सौंदलगेकर मास्टर से चर्चाएं करता। और शुद्ध लेखन जो है कविता में कैसे किया जाएगा, मतलब कविताओं के ऊपर चर्चा होती रहती। अब धीरे धीरे करके वो कवि बन गया, मतलब कि अकेले में कविता बनाता। अब धीरे धीरे उसके साहित्य भी छप गए और बाद में तो एनसीईआरटी की किताब में आपकी में छपा है, तो समझ सकते हो एक महान व्यक्तित्व धीरे धीरे बन गया, शून्य से शिखर तक पहुंचा, जीरो से हीरो बनने की कहानी है उसकी। कैसे एकाग्र रहा, कॉन्सेंट्रेट रहा, तो एक बड़ा मुकाम उसने हासिल कर लिया। जूझ यानी कि संघर्ष, जैसा पाठ का आपका टाइटल ही है। कितना संघर्ष करना पड़ा, पहले पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा, पिताजी पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे थे, फिर किसी से कह करके, गांव के प्रसिद्ध व्यक्ति दत्ताजी राव सरकार, देसाई सरकार से कह करके पढ़ने की अनुमति मिली, और बाद में
मतलब कि खेतों पर काम करते हुए, ढोर चराते हुए कविताएं लिखना पड़ा। स्कूल में गया, खेतों पर काम करते करते पढ़ना पड़ा। और स्कूल में गया तो स्कूल में भी उसको ऐसा लगा कि अपनापन सा नहीं लगा। स्कूल में ऐसा लगा कि ये स्कूल भी पराया हो चला है कुछ कुछ। और लेकिन बाद में जब उसकी जो रुचि थी वो बनी रही, वो एकाग्र रहा अपने काम पर। वही है दोस्तों, अगर आप भी अपने काम पर एकाग्र हैं, एक लक्ष्य आपने बना लिया है, तो कुछ भी कर सकते हैं। है कौन सा दुख ऐसा जग में, टिक सका मनुज के जो मग में। ठीक है ना, कोई भी ऐसा दुख, कोई भी ऐसा कष्ट, ऐसा संसार में कोई भी ऐसा संघर्ष नहीं है जो हमेशा बना ही रहे। संघर्ष के आगे हमेशा जीत होती है, डर के आगे हमेशा जीत होती है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। संघर्ष के आगे हमेशा जीत का एक बड़ा ही अच्छा सा स्वाद चखने को हमको मिलता है। ठीक है, गमठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाति पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। पत्थरों तक को पानी बना देता है मानव। मानव में तो बहुत साहस है, हिम्मत है, बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, देखिएगा ये क्या दिख रहा है आपको, ये देख सकते हैं कंकाल 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 कंकाल, कई सारे कंकाल, टूटी फूटी इमारतें, प्रतिमाएं, ये सब कहाँ का दृश्य हो सकता है? आप देख करके समझ गए होंगे। ये है आपका मोहनजोदड़ो का दृश्य। कहाँ का है? मुर्दों का टीला है, पूरा का पूरा मुर्दों का टीला, लेकिन आबाद है, याद दिलाता है हमारी पुरानी सभ्यता की, है ना। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके बारे में चर्चा की है लेखक ने। ओम थानवी जी जो हैं, एक बार वहाँ यात्रा वृत्तांत है ये पाठ, एक यात्रा पर गए थे मोहनजोदड़ो को देखने के लिए, तो वहाँ पर इनको बहुत कुछ जो दिखा उसी की चर्चा इन्होंने अपने पाठ में की है। देखते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या है? अतीत में दबे पांव, अतीत में दबे पांव। अराजकता का अर्थ होता है अशांति या अव्यवस्था। अतीत में दबे पांव का अर्थ है प्राचीन काल के अवशेष, प्राचीन काल के अवशेष, पुराने समय के अवशेष। ठीक है, यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। यात्रा वृत्तांत प्लस रिपोर्ट। केवल यात्रा वृत्तांत लिख सकते हो, लेकिन रिपोर्ट अकेला नहीं लिखोगे। ठीक है, ओम थानवी ने लिखा है, इतवारी पत्रिका का संपादन किया था। इतवारी पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। इतवारी पत्रिका, कौन सी पत्रिका? इतवारी। याद रखो, थान पर बैठ करके इतवार को पत्रिका लिखते हैं, इतवार को थान पर बैठकर पत्रिका लिखते हैं। ठीक है, पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं? सार्क लिटरेरी और बिहारी पुरस्कार, सार्क लिटरेरी और बिहारी पुरस्कार। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता लो प्रोफाइल सभ्यता थी, इसको कहा जाता था लो प्रोफाइल सभ्यता या लो प्रोफाइल सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में भव्यता का आडंबर नहीं है, यानी दिखावा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज्यादा दिखावा नहीं किया गया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, मोह पाकिस्तानी लोग जो हैं वो मोह माया में लगे हैं अभी, मोह माया में। मोह से मोहनजोदड़ो, हा से हड़प्पा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो, इस पाठ में मोहनजोदड़ो के लिए मोहनजोदड़ो का प्रयोग किया गया है बार बार, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ठीक है, ओम थानवी इतवारी पत्रिका की शुरुआत की थी इन्होंने। ठीक, सबसे ऊंचे 25 फीट ऊंचे चबूतरे पर बौद्ध स्तूप बना है। सबसे ऊंचा चबूतरा जो था इस मोहनजोदड़ो में, वो 25 फीट ऊंचा चबूतरा था, उस पर बौद्ध स्तूप बना था, सबसे ऊंचा था 25 फीट ऊंचा। ठीक है, सिंधु सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता कहा गया है। ये पाठ बहुत बड़ा है दोस्तों, इसको थोड़ा सा अलग अलग मतलब कि ट्रिकी वे में और छोटा करके लाए हैं। मोहनजोदड़ो जो है ताम्रकाल का है। किस काल का है? ताम्रकाल का। कई सारे काल चले ना। मोहनजोदड़ो में 700 कुएं थे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो में कितने कुएं हैं? 700 कुएं दोस्तों। कितने हैं? 700। एक बड़ा तालाब मोहनजोदड़ो में है, उसको कहा जाता है महाकुंड। महाकुंड के बारे में समझिए, महाकुंड क्या है दरअसल? महाकुंड देखिए क्या है, महाकुंड है उसमें सीढ़ियां उतरती हैं उत्तर दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं, ऐसा बना था महाकुंड।
इसमें ये मान लीजिए आपका हो जाएगा उत्तर, ये दक्षिण, सीढ़ियां उतर रही हैं दक्षिण से भी उत्तर से भी, और ये सतह है, यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर लोग आज चलेंगे। ठीक है, तो इसमें से कुंड में नहाने के लिए जाएंगे तो उत्तर से भी सीढ़ियां उतरती हैं, दक्षिण से भी सीढ़ियां उतरती हैं। ठीक है, और उत्तर में और विशेष क्या है, तीन तरफ साधुओं के कक्ष हैं, इधर साधुओं के कक्ष हैं, इधर साधुओं के, इधर साधुओं के, इधर साधुओं के, तीन तरफ साधुओं के कक्ष हैं। ठीक है, तीन तरफ साधुओं के कक्ष हैं। अकेला ऐसा निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के नजदीक है, मतलब केवल और केवल यही एक महाकुंड ऐसा है जो जैसा बना था लगभग वैसा ही बना है, बहुत ज्यादा इसका नुकसान नहीं हुआ है, लगभग अपने मूल स्वरूप के नजदीक है, बाकी तो सब खंडर होकर के टूट फूट चुके हैं। ठीक है, और कुंड में क्या था कि तीन तरफ से साधुओं के कमरे थे, उत्तर दक्षिण में से सीढ़ियां उतरती थी। ईंटों की खास बात क्या थी कि पक्की ईंटों का जवाब था पार्श्व दीवारों के साथ, यानी कि दीवारों के समांतर समांतर, यानी कि पैरेलली, दीवारों की पैरेलली दूसरी दीवारें थी जिनमें सफेद डामर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, यानी कि एक दीवार बनी है उसी के पैरेलल एक और बना दो, इससे पानी रिसेगा नहीं। ठीक है, कुंड में पानी बाहर निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी। नालियों की खासियत थी कि पक्की ईंटों से बनी थी और ईंटों से ढकी भी थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की आबादी थी 85,000। मोहनजोदड़ो कितना पुराना है, 5,000 साल पुराना। सड़क की चौड़ाई 33 फीट, सड़क की चौड़ाई 33 फीट, सड़क की चौड़ाई होती थी 33 फीट। चबूतरे पर किसके कमरे थे, भिक्षुओं के थे, बौद्ध भिक्षुओं के। मोहनजोदड़ो की सभ्यता व संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, अजायब घर की। अजायब घर क्या होता है, म्यूजियम। ठीक है, मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। नागर भारत का, नागर बोले तो नगर, नगरी सभ्यता का सबसे पुराना लैंडस्केप, यानी कि इमेज टाइप का होता ना, वो कहा गया है। मोहनजोदड़ो की तुलना किस नगर से की गई है, चंडीगढ़ से। किससे की गई है, चंडीगढ़ से। किससे की गई है, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से मोहनजोदड़ो की चंडीगढ़ से की गई है, यानी कि चंडीगढ़ से। इसके लिए ट्रिक याद रखिए, चंडी माता जो होती हैं, चंडी माता मोह दूर करवाती हैं, मोह दूर करवाती हैं, मोह दूर करवाती हैं, मतलब मोहनजोदड़ो की, तो चंडीगढ़ से। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूर बह रही है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती है, कामगारों की, कामगारों की, यानी कि कारीगरों की। कुंड के पानी की व्यवस्था कुएं से की जाती है। कुंड जो बना है ना महाकुंड, उसके पानी की व्यवस्था कुएं से होती है। ठीक है, पुरातत्ववेत्ता थे एक राखलदास बनर्जी, 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे। और दयाराम साहिनी जो थे 1921 में इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की 1922 में और दयाराम साहिनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है ना, हड़प्पा की खोज की थी। किसकी, हड़प्पा की। कैसे याद रखोगे, हड़प्पा मतलब किसी के हड्डियां बिल्कुल टूटी डरी हैं, हार्ड मांस बचा है, तो उस पर दया आ जाती है, इसलिए दयाराम साहिनी ने। ठीक है, और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की, ऑटोमेटिकली याद कर लोगे, दो ही तो नाम है। ठीक, सिंधु सभ्यता, एक तो मुख्य नगर देखिए और फैलाव देखिए। मुख्य नगर कौन कौन से हैं, दो है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और हड़प्पा है पंजाब प्रांत में। हड़प्पा कहाँ है, पंजाब प्रांत में। ये ऐसे याद रखिए, पंजाब में इतने सारे बलशाली या बाहुबली लोग होते हैं पंजाबी के हड्डी तोड़ देते हैं, हाड़ बचा देते हैं, और मतलब सारा का सारा तोड़ फोड़ देते हैं व्यक्ति को। ठीक है, ट्रिकी वे में थोड़ा सा कैसे भी करके अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं अलग से, लेकिन फैक्ट्स देखिए। पाकिस्तान में है दोनों, सिंध और मतलब मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में है। अब ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा जो है पंजाब प्रांत में। हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य जो है रेल लाइन बिछने के कारण विकास की भेंट चढ़ गए। हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य, हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य, हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के कारण विकास की भेंट चढ़ गए, यानी कि विकास होता गया तो साक्ष्य वगैरह मिट गए। ठीक है ना, आबादी है 50,000, 85,000, 85,000, और 2,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 2,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है, 2,000 हेक्टेयर में। कितना पुराना है, 5,000 साल पुराना। व्यापक खुदाई का अभियान जो था जॉन मार्शल ने शुरू किया था। जॉन मार्शल ने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे जॉन मार्शल। ठीक है, मेलुहा क्या है, मेसोपोटामिया शिलालेख, उनको मेलुहा कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला।
जॉन मार्शल बता दिया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक। सिंधु सभ्यता मैदानी संस्कृति है, मैदानी संस्कृति है, और सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति भी कहा गया है। ठीक है, सड़कें देखो कैसी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऐसी सड़कें होती थी। 90 90 90 90। ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी सड़कें, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक, अगला देखो, अब कुछ नहीं है इसमें, सीधा सीधा वही पढ़ करके सुना दे रहा हूं। ये एक बड़ा पाठ है, तो क्या है कि इसमें ज़्यादातर चीज़ों में कई बार असंतुष्टि रह जाती है कि थोड़ा बहुत रह गया मतलब मन में रहता है। तो बड़ा पाठ है, इसको फिर भी सारांश देखिए इसका। लेखक कहता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थान अभी तक दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। दुनिया के सबसे पुराने नियोजित यानी कि पूरी तरह से व्यवस्थित शहर कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा था। आपने एक शब्द सुना होगा ताम्रकाल के, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो ताम्रकालीन है, ताम्रकाल की सभ्यता है। ठीक है, ताम्रकाल के सबसे ताम्र का अर्थ होता तांबा, यानी जिस काल में तांबे का मतलब तांबा चलता था। ठीक है, धातुओं में। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा था। यहाँ खुदाई में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित घोड़े, मोहरें, साजो सामान और खिलौने आदि मिलते हैं। हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। मोहनजोदड़ो को सभ्यता का केंद्र माना जाता है। सभ्यता का केंद्र किसे माना जाता है? मोहनजोदड़ो को। ठीक है, यह 200 हेक्टेयर में फैला था। कितने में? 200 हेक्टेयर में फैला था। कितने में फैला था? 200 हेक्टेयर में फैला था। 200 हेक्टेयर में फैला था। ठीक है, और मतलब साथ साथ में ओटी लिखते जाइए, जो इंपॉर्टेंट बताएं उसको लिखते जाइएगा। ठीक है, वीडियो देखते देखते। इसकी आबादी 85,000 थी। कितनी थी? 85,000 लोग रहते थे। यह नगर छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये जो नगर था मोहनजोदड़ो, वो दरअसल ऐसा नहीं था कि पूरा सरफेस था, ठीक सा, टीलों पर आबाद था। ऐसे टीले बने हुए थे, टीले टाइप के, और उन पर घर वगैरह बने हुए थे, ऐसा था। ठीक है, और टीलों पर आबाद था तथा ये प्राकृतिक नहीं थे। ये टीले जो थे प्राकृतिक नहीं थे। ऐसा नहीं था कि ये टीले नेचुरल थे, इन पर घर बना लिया, पहाड़ वगैरह नहीं थे। ये टीले भी पहले बनाए गए थे, उसके बाद उन पर घर बनाया गया था। इसका कारण क्या हो सकता है कि इसको नीचे क्यों नहीं बनाया गया? पहले टीले बनाए गए, टीलों पर घर क्यों बनाया गया? इसका हो सकता है कि कारण ये रहा हो कि नदी जो था उसका पानी हिरास होकर के कहीं ना कहीं घरों को नष्ट कर सकता है, इसलिए उसको थोड़ा ऊपर बनाया गया सरफेस से। ठीक है, और कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था। इस शहर की सड़कों और गलियों में अब भी घूमा जा सकता है। यहाँ का सामान अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा है, परंतु शहर वही है। इस शहर की गलियां, मकान, ये सामान जो है, यहाँ का जो पहले का सामान था वो सामान अब वहाँ नहीं रहा है, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है। अब ये 5000 साल पुरानी बात हो गई है, इसलिए अब ये सामान जो है म्यूजियम्स में रख दिया गया है, परंतु शहर वही है। इस शहर की गलियां, मकान, चबूतरे, खिड़की, रसोई, सड़कें आदि सुंदर नगर नियोजन की कहानी कहते हैं। गलियां, मकान, चबूतरे, खिड़की, रसोई, ये सब जो थी बहुत सुंदर नगर नियोजन को बताते हैं। यानी कि इसका नगर की व्यवस्था जो थी, पूरे मतलब कि जो व्यवस्था करते थे घर वगैरह की, वो बड़ी सुंदर थी। शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, और मोहनजोदड़ो के जीड सीट टीले पर जो बना है, कितने फीट ऊंचा था पहले बताया था हमने। ठीक है, 1922 में राखलदास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज की, तो उन्हें यहाँ ईसा पूर्व के निशान मिले, मतलब ईसा से भी पहले के, ईसवी से मतलब ईसा मसीह से भी पहले के। तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के, यानी कि जब खोज हो रही थी तब के, जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ, और भारत दुनिया के प्राचीन लेखक सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचा। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। सर्दी के मौसम में भी धूप घुमाए तो तस्वीरों के रंग उड़े हुए प्रतीत होते हैं। स्तूप वाले हिस्से को गढ़ कहा जाता है। स्तूप वाले हिस्से को गढ़ कहा जाता है। स्तूप वाले हिस्से को गढ़ कहा जाता है। दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के पश्चिम में है। दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडर जो है चबूतरे के पश्चिम में है। चबूतरा बना है, एक बड़ा सा चबूतरा है, एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, चबूतरे के पश्चिम में, चबूतरे के पश्चिम में क्या है? दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडर, मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी प्रसिद्ध इमारतें होती थी, बहुत सारी इमारतें जो हैं, ठीक है, उनके खंडर हो गए, अब वो खंडर बचे हैं, वो चबूतरे के पश्चिम में है। ठीक है, इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला, कोठार है। कोठार क्या होता था? एक क्वेश्चन आ जाता है, कोठार में क्या रखते थे? कोठार में अनाज रखते थे। कोठार में
अनाज रखते थे, ठीक है। सभा भवन था, ज्ञानशाला, यानी कि जो प्रसिद्ध इमारतें थी वो चबूतरे के पश्चिम में बनी थी, जो फेमस इमारतें थी, ठीक है। केवल अनानुष्ठानिक महाकुंड, यानी कि जिसमें धार्मिक अनुष्ठान किए जाते, यज्ञ वगैरह किए जाते थे, ये अपने मूल स्वरूप में बचा है, ये अपने मूल स्वरूप में बचा है। आपको बताया है कि पहले भी बताया था कि जो महाकुंड है केवल वही अपने मूल स्वरूप में अभी भी जिंदा बचा है, बाकी सब तो खंडर हो चुके हैं, ठीक है। शेष इमारतें उजड़ी हुई हैं। मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन बेमिसाल है। अधिकांश सड़कें सीधी हैं या आड़ी, अधिकांश सड़कें सीधी हैं या आड़ी, या तो ऐसी सीधी सड़कें हैं या ऐसी कर्व नहीं है या फिर ऐसी हैं। अधिकांश सड़कें सीधी हैं या आड़ी, इसे वास्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं। सड़कों की इस व्यवस्था को ग्रिड प्लान कहते हैं। प्रश्न 2 नंबर में आ जाए, ग्रिड प्लान किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो की अधिकांश सड़कें सीधी या आड़ी हैं, इसे इतिहासकार ग्रिड प्लान कहते हैं। आजकल की सेक्टर माँ का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन मिलता है, परंतु यह रहन सहन को नीरस बनाता है। ब्रासीलिया मतलब ब्राजील, चंडीगढ़ या इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं, परंतु उनमें स्वयं विकसने की क्षमता नहीं है। दक्षिण में 20 खंभों वाला एक हॉल है जो शायद राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। अभी क्लियर नहीं है ये क्या था, ठीक है। ये किसके दक्षिण में? ये उस ऊंचे चबूतरे के दक्षिण में। किसके दक्षिण में? चबूतरे के दक्षिण में। चबूतरे के पश्चिम में सभा भवन और बड़ी बड़ी इमारतें, सभा भवन, विज्ञान भवन और भी जो इमारतें थी, महाकुंड वगैरह, ठीक। और दक्षिण में क्या है? 20 खंभों वाला हॉल। ये एक चबूतरा बना के बता देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है चबूतरा, ये मान लो चबूतरे का उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर पूर्व मान लीजिए, ठीक है। तो पश्चिम में क्या था? पश्चिम में दुनिया की बड़ी इमारतें, ठीक है। और दक्षिण में क्या था? दक्षिण में 20 खंभों वाला हॉल, 20 खंभों वाला हॉल, 20 खंभों वाला हॉल। और खुदाई के गढ़ की चारदीवारी के बाहर नीचा नगर था। गढ़ की चारदीवारी के बाहर नीचा नगर था। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया था। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। पूरब की बस्ती किसकी बस्ती है? रईसों की बस्ती है। और रईस मतलब पैसा वाले लोगों की, ठीक है। और क्या कह रहा है? पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती, इसमें बड़े घर, चौड़ी सड़कें तथा ज्यादातर कुएं थे। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों की खुदाई करने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम डीके रचा गया है, ठीक है। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है और शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है। शहर की मुख्य सड़क जो थी, मेन जो एक सड़क होती है ना, मुख्य राजमार्ग जो होता है, वो डीके में था, ठीक है, डीके क्षेत्र में। और यह बहुत लंबी सड़क है, 33 फुट चौड़ी है। सड़कों की चौड़ाई 33 फुट, ठीक है। और इस पर एक साथ 2 बैलगाड़ियां आ जा सकती थीं। यह सड़क बाजार तक पहुंचती थी। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं। सड़क की तरफ कोई दरवाजा नहीं है। काबूजिए ने भी चंडीगढ़ में इस शैली का प्रयोग किया था। सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियां थी। सड़क के दोनों तरफ क्या थी? ढकी हुई नालियां। ये सड़क की व्यवस्था ऐसी थी। प्रश्न आ जाए कि मोहनजोदड़ो की सड़कें कैसी थीं, तो उत्तर क्या लिखोगे कि मोहनजोदड़ो की सड़कें आड़ी या सीधी थी, जिनमें क्या था? जो कि पक्की ईंटों से बनी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियां थी। सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियां थी। और हर घर में एक स्नान घर है। हर घर में एक स्नान घर है, यानी कि बाथरूम है। और नालियां घर का पानी हौदी तक लाती हैं तथा फिर वे नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। ज़्यादातर नालियां ढकी हुई हैं। कैसी हैं? ढकी हुई। बस्ती के भीतर सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। बस्ती के कुएं पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। यहाँ लगभग 700 कुएं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ लगभग 700 कुएं हैं। किसमें? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। इसे जल संस्कृति भी कहा जा सकता है। डीकेजी हल्के के घरों की, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का, ठीक है ना। ये थोड़ा बताया गया है। उपासना केंद्र, नर्तकी, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, देखो पढ़ ही लो। डीकेजी हल्के के घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। यहाँ शायद 2 मंजिले मकान भी होंगे। सभी पकी हुई, यानी कि जिन
जहाँ की खोज की है ना, जो खोजने वाले लोगों ने उसको डीकेजी हल्का या डीकेजी क्षेत्र नाम दे दिया है। ठीक है, डीकेजी हल्के के घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। यहाँ शायद 2 मंजिले मकान भी होंगे। सभी पकी हुई ईंटों से बने थे तथा ईंटें भी एक ही आकार। ईंटों का आकार क्या था? 1 2 4, 1:2:4, 1:2:4, ऐसा आकार था ईंटों का। कैसा था? 1:2:4। बोले तो लंबाई 1 थी, हाँ, और चौड़ाई 2 थी और 4, मतलब 1 फीट लंबा, 2 फुट चौड़ा, 4 फीट गहरा। ठीक है, ऐसी ईंटें थोड़ी अलग टाइप की थी। या उनको LBH के देख, मतलब लंबाई चौड़ाई गहराई को बदल सकते हो अलग अलग पदों में। ठीक है, हो सकता है कि लंबी ज़्यादा हो, चौड़ी कम हो, गहरी कम हो। ठीक है, ऐसी ईंटें थी। फिलहाल तो सीधा अनुपात याद कीजिए, अपन को ज़्यादा गणित में नहीं चलना है। अनुपात क्या था? 1:2:4। यहाँ घरों में केवल प्रवेश द्वार हैं। घरों में केवल और केवल प्रवेश द्वार हैं। घर कैसे होते थे? प्रश्न आ सकता है। अगर प्रश्न आ जाए घर कैसे होते थे तो क्या लिखोगे? इनके घरों में केवल प्रवेश द्वार है। डीकेजी हल्के की बात कर रहे हैं। किसकी? डीकेजी हल्के की बात। देखो, मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों की खुदाई करने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम डीके रखा है। डीके रचा गया है। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। डीके एक क्षेत्र है जो दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसी के घरों की बात की जा रही है। घरों में केवल प्रवेश द्वार है, खिड़कियां नहीं है। खिड़कियां नहीं है। पहले बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां हैं। बड़े बड़े जो घर होते थे उसके आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे और उनमें खिड़कियां भी होती थी। यानी कि आंगन है, चारों तरफ कमरे बने हैं। यहाँ भी कमरा है, यहाँ भी कमरा है, यहाँ भी कमरा है, यहाँ भी कमरा है, और सब कमरों में खिड़कियां हैं। सब कमरों में खिड़कियां हैं। ठीक है, घर छोटे बड़े हैं। सभी घर एक कतार में हैं, एक लाइन में बने हैं। अधिकतर का आकार 30 × 30 फुट का है। 30 बाई 30 के कितने के घर हैं? 30 बाई 30 फुट के। ठीक है, और कुछ इनसे काफ़ी बड़े हैं। वो ईंटों का जो मैं बता रहा था 1:2:4, वो मैं फुट में बोल गया, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। ठीक है ना, तो क्या है कि कुछ इनसे काफ़ी बड़े भी हैं। कुछ घर इनसे भी काफ़ी बड़े हैं जो ज़्यादा बड़े घरों में की श्रेणी में आ जाते हैं। सबकी वास्तुशैली भी एक ही जैसी लगती है। DKBC हल्के से एक घर से डाड़ी DKBC, ये हल्का जो था, ये हल्का कहते हैं क्षेत्र को। हल्का बोले तो क्षेत्र। इसके एक घर से दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति मिलती है। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति मिलती है। HR हल्के के बड़े घर में कुछ कंकाल मिलते हैं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहीं से, इसी हल्के के छोटे घर से मिलती है। नर्तकी शिल्प जो था, नाचने वाली प्रतिमा जो थी, वो HR हल्के, ठीक है, कहाँ से मिली है? HR हल्के के एक छोटे घर से। ठीक है, और यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। गढ़ी के पीछे VS हिस्से में रैंगरेज का कारखाना है, जहां जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। यहां 2 कतारों में 16 छोटे, एक बड़ा मंजिला मकान है। सब में 2-2 कमरे हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं चौकोर या आयताकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल कुएं जो हैं वो बेलनाकार हैं। बाकी सारी की सारी जो इमारतें वगैरह हैं वो या तो चौकोर हैं या आयताकार हैं, ठीक है, कुओं को छोड़ करके। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके चक्कर में मत पड़िए। DKG हल्का, DKC हल्का, HR हल्का, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। एग्जाम में सिंपल सीधी चीज़ें आती हैं, है ना, जो आपके वो उस पेज पर लिख करके बताई थी, मतलब लिखी हुई थी, उन्हीं में से आ जाएगा एग्जाम में। चिंता मत कीजिए, लेकिन फिर भी सुना दे रहे हैं, बड़ा चैप्टर है तो केवल सुन लीजिए। लेखक बड़े घरों में भी छोटे छोटे कमरे देखकर हैरान है। इसका कारण आबादी बढ़ना या निचली मंजिल पर नौकरों का निवास हो सकता है। बड़े बड़े घरों में भी छोटे छोटे कमरे हैं। इसको देख करके लेखक हैरान हो जाता है कि घर तो बड़े हैं लेकिन इसमें भी छोटे कमरे क्यों हैं। हो सकता है कि आबादी बहुत ज़्यादा हो तो कमरे, मतलब कि कमरों का बंटवारा भी तो करना है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो किसी को कोई अलग कमरा देना है, मतलब पर्सनल रूम्स देने हैं। और हो सकता है कि ऐसा हो कि नीचे वाले जो फ्लोर है, नीचे वाला जो मंजिल है, उस पर नौकरों का निवास, यानी उस पर नौकर रहते हों घर के। ठीक है, सीढ़ियाँ शायद लकड़ी की रही होंगी, ऊपरी मंजिल पर लकड़ी की साज सज्जा की जाती होगी, ऊपरी मंजिल पर जो है मतलब वुडन प्लाई लगाई जाती होगी। अधिकतर घरों में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं है। ठीक है,
छज्जे क्या होते हैं आपने देखा होगा, हाँ आपने देखा होगा कि घर बनाते हैं, एक मंजिला घर बन गया, उसके बाद ऐसा ऐसा थोड़ा सा हल्का वो लगा रहता है छत पर, मतलब कि उससे थोड़ा सा नीचे निकला, बालकनी को हिंदी में छज्जा कहते हैं। ठीक है, तो अधिकतर घरों में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं है। गर्म क्षेत्र में ये चीजें आम होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हाथी, शेर, गेंडा आदि जीवों की तस्वीरों से लगता है कि यहाँ जंगल थे तथा अच्छी खेती से सिंचाई की जाती थी। इस क्षेत्र में नहर के प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसका मतलब यह निकलता है कि घटने तथा कुओं के अधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी नीचे चला गया है और बस्ती उजड़ गई। ठीक है, तेज हवा बह रही थी, हर क्षेत्र लेखक को साए साए की ध्वनि सुनाई दे रही थी। यहाँ सब खंडर है नहीं है, लेकिन एक नक्शा ही नहीं होता। मेजबान ने अजायब घर के बारे में बताया। अब अजायब घर को देखिए, अजायब घर क्या है। मेजबान जो था, जो उनको दिखा रहा था, उसने बताया कि अजायब घर छोटा है, सामान भी ज़्यादा नहीं है। अधिकतर चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन की हैं। मोहनजोदड़ो से ही 50,000 से ज़्यादा चीज़ें मिली हैं इसमें से। ठीक है, अजायब घर जो है वहाँ बना हुआ, उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं कराची, लाहौर, दिल्ली, लंदन की हैं, और मतलब कि 50,000 से ज़्यादा चीज़ें मोहनजोदड़ो से ही मिली हैं उसमें। यहाँ पर काला पड़ गया गेहूँ, तांबे व कांसे के बर्तन, मुहरें, वाद्य यंत्र, चाक पर बने विशाल मृदभांड, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतौल, पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटन वाली चक्की, 2 पाटन मतलब कहते हैं जो चक्की के 2 पार्ट होते हैं, हाँ ये चक्की होती है। ठीक है, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, पत्थर के औजार, सोने के गहने आदि थे। इस अजायब घर में औजार तो हैं परंतु हथियार नहीं। पूरी सभ्यता में कहीं हथियार नहीं मिलते। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यहीं से आती है निकल करके। मोहनजोदड़ो की चीजें जो थी वो अजायब घर में सुरक्षित हैं। तो उन चीजों को देख करके जितनी चीजें मिलती हैं, वहां क्या मिलता है कि इसमें औजार तो थे, यानी कि मैकेनिकल वर्क्स, टेक्निकल वर्क्स करने के लिए कई सारे औजार तो मिले हैं, इंस्ट्रूमेंट्स तो मिले हैं, लेकिन इसमें वीपन्स यानी हथियार नहीं मिले। औजार मिले लेकिन हथियार नहीं मिले। यानी कि ये सभ्यता जो थी, ये मोहनजोदड़ो का जो जहाँ पर ये लोग रहते थे, इस सभ्यता में क्या था कि लोग बाग सामाजिक समरसता की स्थापना कर रहे थे। ठीक है, और इस औजार तो हैं, हथियार नहीं है। पूरी सभ्यता में कहीं हथियार नहीं मिलते। विद्वान निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था। यह अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था, यानी कि लोग स्वानुशासित थे, स्वयं अनुशासन का पालन करते थे। शायद सैन्य सत्ता भी ना रही हो सकता है यहाँ पर कोई पुलिस डिपार्टमेंट या आर्म फोर्सेज भी ना हो। ठीक है ना, क्योंकि लड़ाई यहाँ पर कम होती होगी। दूसरे, यहाँ प्रभुत्व या दिखावे के तेवर नदारद है, यानी कि यहाँ प्रभुत्व कोई एक दूसरे को अपना प्रभुत्व नहीं दिखाता था और दिखावा नहीं था ज्यादा इसमें। ठीक है ना, दूसरी सभ्यताओं में राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां, पिरामिड मिलते हैं, परंतु हड़प्पा संस्कृति में महल, मंदिर, समाधियां नहीं मिलती। ठीक है, क्या होता है कि और दूसरी सभ्यताएं, कई सारी सभ्यताएं पनपी हैं दुनिया में, उनमें क्या मिलता है कि दिखावे वाली चीजें मिलती हैं, बहुत सारी राजतंत्र, धर्मतंत्र वाली चीजें मिलती हैं, कई सारी ऐसी धार्मिक चीजें मिलती हैं जो मतलब कि धर्म को पोषित करती हैं, किसी एक धर्म को, और कई सारी चीजें ऐसी दिखती हैं, मिलती हैं जो मतलब कि राजाओं के कमरे मिल सकते हैं, राजाओं के जूतियां, राजाओं के क्या कह सकते हैं, राजाओं के कपड़े वगैरह, और राजशाही शासन दिखाने की कोशिश वहां से, मतलब राजशाही शासन वहां से हमको देखने को मिलता है। तो राजपोषित राजतंत्र उनमें दिखता है, कई सारी अन्य सभ्यताओं, लेकिन हड़प्पा में कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जो कि राजतंत्र को या धर्मतंत्र को दिखाती हो। ठीक है, यहाँ पे महल, उपासना स्थल, मूर्तियां, पिरामिड, ये सब नहीं थे। ठीक है, हड़प्पा में कैसी चीजें थी, जो चीजें काम करने वाली चीजें होती हैं, औजार वगैरह थे, ये सब था। और मुकुट में नावें भी छोटी थी, यहाँ के मूर्ति शिल्प, औजार भी छोटे, छोटी छोटी चीजें मिली हैं, इसीलिए यह लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लो प्रोफाइल सभ्यता कहा गया है। मोहनजोदड़ो साधन व व्यवस्थाओं के अनुसार भी सबसे समृद्ध है, परंतु आडंबर नहीं है, यानी कि भव्यता का आडंबर दिखावा नहीं किया गया है। दूसरे, यहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। यहाँ की लिपि जो थी, यहाँ की लिपि जो थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। लिपि आप जानते हैं तो उसी मतलब कि अलग अलग लिपि होती है ना, तो लिपि को अभी, जैसे अपनी हिंदी की देवनागरी लिपि है, वैसे ही अब वहाँ की ऐसी लिपि थी, उल्टे सीधे लिखे रहते थे, अक्षर साला क्या लिख दिया, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, है ना, लिख तो लेते हैं परंतु पढ़ नहीं पाते। और अतः अनेक रहस्य अभी तक सामने नहीं आ पाए। कई सारी बातें अभी तक सामने आ जाती लेकिन
पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें अभी भी छिपी हैं, यानी कि सामने नहीं आ पा रही, पटल पर नहीं आ पा रही। सिंधु घाटी के लोग कलाप्रिय थे। उनकी एक कलाप्रियता वास्तुकला व धातु व पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें अच्छी तरह से निर्मित, ठीक है, उन पर उकेरी गई आकृतियां, खिलौने सुगढ़ अक्षरों से सिद्ध होती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्मपोषित न होकर के। सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी क्या थी? उसका सौंदर्य बोध। सिंधु घाटी सभ्यता की चीज़ें बड़ी सुंदर थी, वो सौंदर्य बोध कराती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खूबी या विशेषता थी वो उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्मपोषित ना होकर समाज पोषित था। इसका जो सौंदर्य बोध था वो राजपोषित नहीं था, न ही वो धर्म पोषित था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजतंत्र या धर्मतंत्र नहीं था, उसमें समाज तंत्र था। और वो सौंदर्य बोध जो है वो समाज पोषित था, वो समाज के हित में था, समाज के द्वारा था, ठीक है। अजायब घर में तांबे व कांसे की सुइयां मिलती हैं। अजायब घर में किसकी सुइयां मिलती हैं? तांबे और कांसे की। किसकी सुइयां मिलती हैं? तांबे और कांसे की। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली थी। काशीनाथ दीक्षित को, किसको सोने की 3 सुइयां मिली थी? काशीनाथ दीक्षित को। शायद वे कसीदकारी में काम आती रही होंगी। कसीदकारी क्या होता है? रफू का वो जो काम होता है उसको कहते हैं कसीदकारी, ठीक है, सिलना वगैरह। तो इसमें सोने की 3 सुइयां मिली थी। नरेश के बदन पर आकर्षक गुलकारी व बाला दुसाला भी है साल, ठीक है। नरेश जो था, याजक नरेश दाढ़ी वाला, उसके बदन पर, उसके शरीर पर आकर्षक गुलकारी वाला, आकर्षक गुलकारी जानते हैं मतलब कि ऐसी एक बढ़िया सी साल बनी है, उस पर ऐसे ऐसे मोती मोती जड़े हैं, ठीक है, आकर्षक गुलकारी वाला एक दुसाला भी है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक, अजरक ये कपड़ा होता है, सिंध की खास पहचान है। अजरक जो है सिंध की खास पहचान है। हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं, तांबे के सुए भी मिले हैं, जो शायद दरिया बनाने के काम आते थे। अब मोहनजोदड़ो में खुदाई बंद कर दी गई है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई। अब इन खंडरों को बचाकर रखना ही बहुत बड़ी चुनौती है। कुछ कारण माने जाते थे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ। हो सकता है कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह रही हो या कुछ भी रहा हो, लेकिन अब क्या है कि अब इन खंडरों को बचाकर रखना ही बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल खंडर के रूप में अभी ये सभ्यता बची है, और बिल्कुल खंडर के रूप में अभी सभ्यता जो है वो बची है, और इसका जो मूल तत्व है वो बिल्कुल नष्ट सा हो चुका है, बहुत कुछ इसमें बचा नहीं है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न अभी कराई देते हैं एक स्लाइड में, और अब अपन महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हाँ तो देखिए, थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए। अब बहुत सारी बातें आपने इसमें देख ली हैं तो कंफ्यूज हो सकते हैं। केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब उनमें से कई बार ये विस्तृत बता दिया था मैंने विस्तार से। केवल शॉर्ट में देखिए, मोहनजोदड़ो में 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है, भव्यता का आडंबर नहीं है, घरों में केवल प्रवेश द्वार हैं पर खिड़की नहीं है, स्तूप वाला हिस्सा गढ़ कहलाता है, स्तूप वाला हिस्सा गढ़ कहलाता है। 25 फीट ऊंचे पर, 25 फीट ऊंचे पर सबसे बड़ा स्तूप, सबसे बड़ा जो टीला बना हुआ है 25 फीट ऊंचा, उस पर स्तूप बना है, ठीक है। टीले के पास महाकुंड है जिसे देवमार्ग कहा जाता है, इसके रास्ते को डिविनिटी स्ट्रीट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। खुदाई में दाढ़ी वाले याजक नरेश और नर्तकी की मूर्ति मिली है, यानी औजारों में पत्थर और तांबा, पर लोहा नहीं था, ध्यान रखना। कौन सा नहीं था? लोहा नहीं था। उल्टी आ सकती है, क्या नहीं था? लोहा नहीं था, ठीक है। ऊन और लियन का निर्यात सुमेर से होता था, ठीक है। निर्यात मतलब कि पहुंचाना, निर्यात मतलब पहुंचाना, आयात मतलब लेना, ठीक है। कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने, ज्वार, बाजरा ये सब थे। मिस्र और सुमेर में चकमक लकड़ी के उपकरण थे। मिस्र और सुमेर में चकमक लकड़ी के उपकरण किसमें थे? मिस्र और सुमेर में। अगला देखिए, 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिएगा, और ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, मोहनजोदड़ो का आप देख चुके हैं। अब देखिए 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न सारी सभी चैप्टर से, ठीक है। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू का ताकिया कलाम क्या था? इनके किसी रेफरेंस से इनके आंसर निकाल करके आप लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा समझा भी देंगे। क्या था यशोधर बाबू का ताकिया कलाम? समहाउ इम्प्रॉपर था। ये तो सीधी सीधी बात है, हर बात पर समहाउ इम्प्रॉपर बहुत सी बार प्रयोग करते हैं। स्वयं कविता रचने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? कैसे पैदा हुआ? लेखक आनंद यादव के मराठी के शिक्षक थे नवा सौंदलगेकर। तो सौंदलगेकर मास्टर जो थे वो कविता करते थे। सौंदलगेकर मास्टर की कविताओं को वो पूरे मास्टर की जो कविताओं की यति गति, हाव भाव, छंद योजना जो थी उनको पूरे तल्लीनता के साथ और इत्मीनान के साथ में सुनता था,
और इनको सुनते सुनते उसके मन में भी कविताओं के प्रति ललक जाग उठी और धीरे धीरे अब वो कागज़ और कलम रखने के लिए कागज़ और कलम रखने लगा अपने खीसा में कविताएं लिखने के लिए। जैसे मास्टर ने अपने घर में अपने घर के बाहर छाई मालती की बेल पर कविताएं लिखी, तो वो समझ गया कि अपने आसपास की चीज़ों पर कविताएं लिखी जा सकती हैं। मास्टर से सलाह और विमर्श करते करते धीमे धीमे जा करके पूरा का पूरा माहौल उसका कविताओं का बन गया। धीमे धीमे कविताएं लिखता गया और कविता लिखने का आत्मविश्वास उसका बढ़ता गया। जूझ शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष, जूझ का शाब्दिक अर्थ है संघर्ष। पूरी कहानी जो है वो संघर्ष की कहानी है। किस प्रकार लेखक शून्य से शिखर तक पहुंचा और एक सामान्य सा बालक जिसके पिता उसे पढ़ने नहीं दे रहे थे और गांव के प्रसिद्ध दत्ताजी राव सरकार की सिफारिश पर उसे पढ़ने दिया गया और उसके बाद में जाकर के उसकी जो रुचि थी वो कविताओं में जाग गई और बाद में जाकर के एक महान लेखक बन गया वो और महान कवि बन गया। तो ये पूरी कहानी जो है संघर्ष की कहानी है, इसीलिए अपने आत्मकथात्मक उपन्यास का शीर्षक इन्होंने जूझ रखा है। ठीक है। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें कई प्रकार की चीज़ें थीं, उसमें जो भी औजार वगैरह बहुत सारे मिले हैं पर हथियार नहीं मिले हैं। ठीक है। और सिंधु सभ्यता में जो चीज़ें मिली हैं वो समाज में एक दूसरे की मदद करने की चीज़ें थीं, काम करने वाली चीज़ें थीं, वो ऐसी चीज़ें थीं, वो साधन संपन्नता को दर्शाती हैं, उसके सौंदर्य बोध को प्रदर्शित करती हैं। पर उसका सौंदर्य बोध जो था वो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर के समाज पोषित था। सिंधु सभ्यता में जो चीज़ें मिलती हैं वो उसके सौंदर्य बोध को तो बताती हैं, लेकिन उसमें अन्य सभ्यताओं की तरह ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिली जो राजतंत्र या धर्मतंत्र को दर्शाएं। जैसे कि उसमें कोई भी मतलब कि बड़े बड़े उपासना केंद्र हुए और जाकर के जो राजतंत्र को दर्शाने वाली जो चीज़ें थी या हथियार वगैरह ये सब नहीं मिले हैं। और इसी प्रकार से ये सभ्यता जो थी साधन संपन्न तो थी, उसमें भव्यता का आडंबर यानी दिखावे का आडंबर मान होता दिखावा। ठीक है। मतलब कि भव्यता उसकी विशालता का आडंबर नहीं था, दिखावा नहीं था। इसको भी किसी रेफरेंस याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी 2023 के दृष्टिकोण से। ठीक है। मोहनजोदड़ो की घरों की क्या विशेषता हैं? घरों में केवल प्रवेश द्वार थे पर खिड़कियां नहीं थी। ठीक है। लेकिन बड़े घरों में चारों तरफ कमरे होते थे और चारों कमरों में खिड़कियां भी होती थी। ठीक है। और भी जो भी विशेषताएं हैं घरों की, ये विशेषताएं लिख दोगे। मोहनजोदड़ो की सड़कों की क्या विशेषताएं थी? ज़्यादातर सड़कें जो थी आड़ी या सीधी होती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें पक्की ईंटों से बनी होती थी और ईंटों से ढकी भी होती थी। सड़कों के दोनों तरफ नालियाँ होती थी। ठीक है ना, ढकी हुई नालियाँ। सिंधु सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें मिली हैं, छोटे छोटे औजार मिले हैं, छोटी छोटी सुइयाँ मिली हैं, चीज़ें जो मिली हैं छोटी छोटी काम करने वाली चीज़ें मिली हैं, शायद इसी कारण इसको लो प्रोफाइल सभ्यता कहा गया होगा। इसका भी विस्तृत आंसर देख लेना। दुनिया के सबसे पुराने नियोजित नगर कौन कौन से हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है। इसके बाद अगला देखिएगा। यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों का साथ क्यों देती है? यशोधर बाबू की पत्नी जो है वो अपने बच्चों का साथ क्यों देती है? क्योंकि यशोधर बाबू की पत्नी का जो विवाह हुआ था वो संयुक्त परिवार में हुआ था। यशोधर बाबू जो थे अपने दफ्तर चले जाते थे नौकरी करने के लिए। संयुक्त परिवार या कंबाइंड फैमिली में जब विवाह होता है तो चूंकि उसकी जेठानियों की ज़्यादा चलती थी यशोधर बाबू भी उसकी पक्ष नहीं लेते थे। तो ये बातें वो अपने बच्चों को बताती है तो बच्चे उसके प्रति सहानुभूति या सिंपैथी व्यक्त करते हैं कई बार, तो इसलिए वो अपने बच्चों से ज़्यादा घुली मिली है और बच्चों के कहने पर कट ब्लाउज पहनती है, ऊंची हील वाली सैंडल पहनती है और लाली लगाती है अपने होठों में, ये सब करती है। मतलब कि इसलिए बच्चों से उसका ज़्यादा लगाव है और बच्चों का मन रखने के लिए वो बच्चों का साथ देती है और मॉडर्न हो गई है। लेकिन यशोधर बाबू जो हैं वो बदल नहीं पा रहे हैं। ठीक। पुरातत्ववेत्ताओं ने किस भवन को कॉलेज ऑफ प्रीस्ट कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरातत्ववेत्ताओं ने किस भवन को कॉलेज ऑफ प्रीस्ट कहा है? महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बड़ा भवन है जिसके 3 तरफ कमरे हैं और बीच में एक बड़ा दालान है, 3 तरफ कमरे हैं और साधुओं के कक्ष वगैरह वहाँ पर बने हैं। तो पुरातत्ववेत्ता जो हैं, पुरातत्ववेत्ता माने पुरा माने प्राचीन, तत्व माने अवशेष जो हैं, और वेत्ता माने उनकी खोज करने वाले लोग जो हैं, उन्होंने इसको कॉलेज ऑफ प्रीस्ट उन्होंने माना है कि ये धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र रहा होगा, इसलिए इसको कॉलेज ऑफ प्रीस्ट कहा है। इसी प्रकार से ये प्रश्न करते जाएंगे और भी कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको एक अलग से सीरीज लाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मतलब इम्पोर्टेंट वो जो क्वेश्चन होते हैं
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनकी एक सीरीज लाएंगे, मतलब अभी वीडियो डालेंगे कुछ देर बाद, तो उनको भी आप देखते रहिएगा और जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ में। हम आपका सहयोग करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो हम सबको देखना है कि प्रश्न पत्र में कितना जोर है। हम बैठे हैं अपनी कलमों की धार तेज किए और अपने हथियार तेज किए हुए। निश्चित रूप से हम प्रश्न पत्र को एकदम से फाड़ करके आएंगे। फाड़ करके मतलब फाड़ना नहीं है वास्तव में, यानी कि वहां पर एकदम से अपना दमखम दिखा करके आएंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। पूरी साल अगर पढ़ने में थोड़ी बहुत आपकी कमी भी रह गई है तो वीडियोस को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं और पूरी साल पढ़ा है तो फिर तो क्या ही है, 4 चांद लग जाएंगे ये वीडियो को देख करके। निश्चित रूप से हम सब आपकी तैयारी में मदद देने के लिए तैयार हैं। आशा से आकाश थमा है, श्वास तंतु कब टूटे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ जुड़े हैं और हमेशा आपकी मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।